नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में निशस्त्रीकरण के बारे में जाने, जिसमें हमने निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता आज वर्तमान समय में क्या है और निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो युद्ध की स्थिति है उसे बचा जा सके। आज हम पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अस्त्र शस्त्र को या हथियारों को त्यागना नहीं चाहता। ऐसे कौन सी मजबूरियाँ, ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं जिसके कारण से वो हथियार को अपने से अलग करना नहीं चाहते। मगर उसके हिसाब से अगर उसके पहले अगर हम देखें तो आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अपने आप को सुरक्षित करने के लिए परमाणु परमाणु बमों से क्या है संपन्न हो चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण सबसे पहले 1945 में किया गया था और आखिरी परमाणु परीक्षण उनके द्वारा 1992 में किया गया था। जो अब तक कुल मिलाकर अमेरिका के पास 1032 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 1815 भूमिगत परीक्षण कर चुके हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो रूस द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 1949 में और आखिरी परमाणु परीक्षण उन्होंने 1990 में किया था। और इस हिसाब से देखें तो रूस ने कुल अभी 1715 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 496 परमाणु परीक्षण भूमिगत किए हैं। उसी में अगर तीसरा देखें तो फ्रांस ने अभी तक या पहला परमाणु परीक्षण उन्होंने 1960 में किया और आखिरी परमाणु परीक्षण उन्होंने 1996 में किया। अब तक कुल मिलाकर उन्होंने 20 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से 16 भूमिगत परमाणु परीक्षण रहे हैं। उसके बाद आते हैं चौथा में ब्रिटेन। ब्रिटेन ने प्रथम परमाणु परीक्षण 1952 में तथा आखिरी परमाणु परीक्षण 1991 में किया, जिसमें से अगर कुल मिलाकर देखें तो अब तक 45 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से 24 भूमिगत परीक्षण रहे हैं। उसके बाद आते हैं चीन आता है पाँचवा में। चीन ने चीन में परमाणु परीक्षण 1964 में सबसे पहले किया तथा उसका आखिरी परमाणु परीक्षण 1996 में किया गया था। अब तक चीन ने 45 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से 22 भूमिगत है। उसके बाद आता है छठवां में आता है भारत। भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में सबसे पहले किया और अब तक कुल मिलाकर 6 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। सातों में आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आज तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। और इसी श्रृंखला में 8 सितंबर 2006 को उत्तरी कोरिया द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किए जाने की विश्व के सभी देशों को, शांति प्रिय देशों को शांति के मार्ग में बाधा निर्मित हो गई, ऐसा माना जाता है। आज यहाँ संपूर्ण विश्व निशस्त्रीकरण चाहता है, मगर विश्व के रास्ते में या विश्व के सभी देशों के रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ हैं, जिसके कारण से क्या है आज निशस्त्रीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में निशस्त्रीकरण के जो भी प्रयास किए गए हैं वह शस्त्रों के भंडार निर्माण व बढ़ते विकास को देखकर प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा ने निशस्त्रीकरण के जो प्रयास है उसे सफल होने ही नहीं दिया गया। इसका कारण यह है क्योंकि बहुत सारे देश है। सबसे पहला कारण इसमें यह रहा है कि आतंकवाद। वर्तमान समय में आतंकवाद भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़े बाधा के रूप में माना जाता है, क्योंकि आतंकवाद आधुनिक शस्त्रों निर्माण के राष्ट्रों से आधुनिक शस्त्र प्राप्त कर अराजकता का वातावरण का निर्माण करने का कार्य करता है और राष्ट्र को आतंकवाद का मुकाबला करने में बड़े पैमाने में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से आतंकवाद के लिए क्या है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विश्व के सभी देशों को या अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़े बाधा बनकर उभर रहा है। दूसरा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कहने का मतलब यह है कि आज वर्तमान समय में देखें तो विश्व के 3-4 ऐसे देश हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ क्या है हथियार एक्सपोर्ट करने के बाद या अपने यहाँ हथियार से बनने वाली हथियार को बेच कर ही क्या करते हैं, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम करता है। अगर उन देशों ने क्या कर दिया, अगर हथियार बनाना अगर बंद कर दिया या हथियारों का उत्पादन अगर खत्म कर दिया तो वहाँ पर बेरोजगारी, कर्मचारियों की बेरोजगारी या मजदूरी ये कम हो जाएगी। इसके कारण से वो देश नहीं चाहते कि उनके यहाँ गरीबी या जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो, और कमज़ोर होने के कारण क्या है, हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को अपना बेहतर ना कर सके। ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि वो देश अगर अपना हथियार बनाना अगर बंद कर देंगे तो उस देश के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था या वहाँ पर के जो कर्मचारी हैं, जो हथियार कंपनी में
या कारखानों में जो काम करते हैं उसकी रोजगार समाप्त हो जाएगी। इस दृष्टिकोण को या इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देश क्या नहीं करना चाहता, अपनी हथियारों के जो कंपनियां कारखाने हैं उसे बंद करना नहीं चाहता है। उसके बाद आता है तीसरा जो कारण है राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। कहने का मतलब ये है, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये है कि अगर किसी भी देश के पास अगर हथियार अगर नहीं रहेगा, अगर हथियार नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है कि अगर किसी देश के पास हथियार नहीं है तो कोई दूसरा देश या पड़ोसी देश अचानक से उस पर हमला कर सकता है। और जो स्थिति 1945 से पहले थी विश्व के सभी देशों की, कि एक देश किसी दूसरे देश की गुलाम था, फिर वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास हथियार नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, विदेशी आक्रमणों से या अन्य देशों के जो आक्रमण है, किसी भी प्रकार का आक्रमण से उसे झेल नहीं पाएंगे। आप दोबारा अपने राष्ट्र को इसी प्रकार की स्थिति में ले जाने में के लिए तत्पर हो जाएंगे जिसके लिए हमने निकले हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए या अपने राष्ट्र को, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए या किसी दूसरे के गुलाम ना होने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से हथियार रखना चाहते हैं। ये भी एक तरीका है, क्या है, ये भी एक कारण है निःशस्त्रीकरण के बाधा के रूप में। अगला कारण आता है अनुपात की समस्या। अनुपात की समस्या कहने का मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के सभी देशों ने लगभग बहुत सारे देशों ने क्या किया, हथियार उन्होंने स्टोर कर लिया है, संग्रह कर लिया है। मगर संग्रह तो कर लिए बहुत सारे, जैसे कि हमने देखे हैं कि अब तक अमेरिका ने कुल 1032 परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। अब तक कुल रूस ने 715 कर लिए हैं, फ्रांस ने 20 कर लिए हैं, ब्रिटेन ने 45 कर लिए हैं, चीन ने 45 कर लिए हैं, भारत ने 6 कर लिए हैं और पाकिस्तान ने 6 कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निःशस्त्रीकरण के समय जब शस्त्र नियंत्रण के शस्त्रों का जो अनुपात विभिन्न देशों के मध्य निकाला जाता है, तो अनुपात जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो आज वर्तमान समय में जो हथियार है उसका अनुपात निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि जिन देशों के पास कम हथियार है उस देश के जो हथियार है पूरा खत्म हो जाता है, जबकि जितने भी बड़े देश हैं, या पूंजीपति देश है या जो शक्तिशाली देश है, उस देश की हथियार बच जाती है। जिसके कारण से क्या है, ये जो छोटे देश है, जो गरीब राष्ट्र है, जो कम शक्तिशाली देश है, उसके मन में दोबारा ये संशय पैदा होना प्रारंभ हो जाता है कि हम, अगर हमने अपनी हथियार को पूरी तरीके से अगर त्याग दिया या खत्म कर दिया तो एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी जिससे हम जिस स्थिति से अभी निकले या बच रहे हैं या डर रहे हैं, दोबारा वही उसी प्रकार की स्थिति बनने की संभावना है। इसी कारण से कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हथियार को या त्यागे, या अभी भी ये समस्या बनी हुई विश्व के सभी देशों के मध्य कि किस अनुपात में क्या करें, हम हथियारों को त्यागें, जिससे क्या करें, निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ा जा सके। ये भी एक भी बड़ा समस्या बनता जा रहा है। उसके बाद आता है अगला जो कारण है निःशस्त्रीकरण के मार्ग में, अगला जो बाधा है, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हितों को पहली प्राथमिकता देते हैं। इसके पश्चात ही क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति व हितों को ध्यान देता है। तो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध बहुत अस्थिर है और कल का मित्र आज के दुश्मन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्यों को अणु आयुधों का भरोसा होता है और वह उसके रहने से आक्रमणकारी पर प्रतिबंध लग जाता है, या कहा जा सके कि तुरंत युद्ध छेड़ने का साहस कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें यह होता है कि आज वर्तमान समय में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं रहता, न कोई किसी का दुश्मन नहीं रहता। अगर किसी प्रकार का एक छोटी सी समस्या है या छोटी सी बात है, अगर उससे बात नहीं बनती दो देशों के मध्य, तो उससे क्या होती है, हमेशा युद्ध की स्थिति पनप जाती है। अगर निःशस्त्रीकरण की स्थिति में अगर आ जाते हैं, अगर किसी भी देश के पास अगर हथियार नहीं है और किसी के साथ अगर मतभेद हो जाता है, तो उससे फिर क्या होगा, राष्ट्रीय हित को या किसी भी राष्ट्र को है झुकना पड़ सकता है उन संबंधित देश के सामने। इसी कारण से कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए वो क्या नहीं करना चाहता, निःशस्त्रीकरण नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर अगर किसी देश के साथ अगर अनबन भी हो जाती है छोटी मोटी बातों को लेकर, तो उससे क्या किया जा सकता है, युद्ध को रोका जा सकता है। या कहा जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम कि भारत और पाकिस्तान के मध्य आज वर्तमान समय युद्ध इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों देशों के पास बराबर मात्रा में परमाणु हथियार है। या कहा जा सकता है कि अगर भारत के पास अगर नहीं होता हो परमाणु परमाणु बम या परमाणु हथियार, तो संभवतः पाकिस्तान अभी तक भारत पे आक्रमण कर चुका होता। अगर यही निःशस्त्रीकरण अगर हो जाया रहता तो शायद संभवतः हो सकता है पाकिस्तान या अन्य देश चाहे चीन भारत में अभी तक आक्रमण कर चुका होता। तो ये एक भी कारण है निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा होने का, कि क्या है, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को पहली प्राथमिकता देना चाहता है कि हम किसी तरीके से अपने आप को युद्ध से बचाए रखें। अगला अगर कारण देखें निःशस्त्रीकरण के मार्ग के रूप में,
तो प्राथमिकता के प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में देखें तो निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है वो आज देखें तो प्राथमिकता का प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में क्या है, विश्व के सभी देशों के पास तो क्या है, हथियार है, मगर कौन सा ऐसा देश है जो पहले अपने हथियार को त्यागेगा। इसी कारण से आज वर्तमान समय में क्या है, निशस्त्रीकरण की प्रयास आगे नहीं बढ़ाया जा सक रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई विश्व का कोई भी देश यह कदम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं पहले अपने समस्त हथियारों को त्यागता हूँ, आप भी त्यागिए। या विश्व का कोई देश ऐसे कहने का साहस नहीं कर पा रहा है, ना कोई कर पा रहा है। इसके कारण से क्या है, विश्व के सभी देशों के मन में ये संशय है कहीं हमने हथियार त्याग दिए तो कहीं अगला वाला देश या सामने वाला देश हम पे क्या न कर दे, आक्रमण न कर दे। इसी कारण से कोई भी देश क्या नहीं करना चाहता, हथियारों को त्यागना नहीं चाहता। ये भी एक कारण रहा है निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा के रूप में। उसके बाद आता है अगला जो मार्ग है, अगर बाधक है निशस्त्रीकरण के मार्ग में, वो है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रवैया। कहने का मतलब ये है कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका तथा अन्य बड़ी शक्तियां साम्यवादी चीन, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस अपने शास्त्रों के मुंह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अतः स्वाभाविक है कि एक देश के आधुनिकतम आयुध एवं हथियारों के जवाब में दूसरा देश उससे बढ़कर क्या करते हैं, हथियार बनाने के बारे में सोचता है और इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलते फल। इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो अंत में निशस्त्रीकरण के जो संबंधी समझौता है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और सभी कठिनाइयों को जल्द या अविश्वास समझौता समाप्त हो जाता है। सभी कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर कर या संपूर्ण विश्व के अस्तित्व की विचारधारा को ध्यान में रखकर परमाणु अस्त्र शस्त्रों का प्रचार प्रसार को रोकना आज के समय में बड़ा मांग बन चुका है और इस मांग को सभी देश मिलकर जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी में अमेरिका के द्वारा 4 बार परमाणु बम का प्रयोग करके पूरा विश्व को आतंकित करने का काम कर दिया था और फिर 4 साल तक परमाणु बम की जानकारी और भंडारण के क्षेत्र में अमेरिका एकाधिकार रहा। लेकिन 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया। इस तरह से परमाणु बमों की दौड़ और प्रतियोगिता चल पड़ी और फिर मई 1951 में अमेरिका ने और नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने, 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस, 1964 में चीन और परमाणु अस्त्रों के दौड़ में शामिल हुए और 1974 में भारत ने भी पोखरण में आणविक विस्फोट करके दिखाया और मई 1998 में भारत 5 तथा पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किया, जिसके कारण से विश्व के विभिन्न देशों ने क्या फिर विभिन्न प्रकार के बमों का निर्माण करना, परमाणु बमों का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सामान्य जनमानव हैं उन सभी को खतरा होने लगा। क्योंकि विश्व के सभी देशों ने क्या किया, 1974 के बाद या 1945 के बाद विश्व के सभी देशों ने ये प्रतिस्पर्धा में भाग लेना प्रारंभ किया, क्योंकि अमेरिका उस समय अकेला ऐसा देश था जिनके पास परमाणु बम था। फिर विश्व के सभी देशों को क्योंकि लगने लगा जिस तरीके से अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने तीनों ने मिलकर क्या किया था, तीनों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। मगर कुछ ऐसे कारण रहे हैं या कहा जा सकता है कि जो उनकी जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की उसकी जो सोच थी उसको न त्याग पाने के कारण क्या है, उसके मध्य क्या है, दुश्मनी या मतभेद की भावना उत्पन्न हुआ। फिर क्या, अमेरिका ने परमाणु बम चला दिया। फिर क्या है, रूस को लगने लगा कि अगर किसी भी प्रकार की इसकी बराबरी में क्या है, किसी प्रकार के हथियार का निर्माण नहीं किया तो आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का एकाधिपत्य हो जाएगा या अकेला वो क्या करेगा, इस पूरे विश्व में अपना क्या है तंत्र चलाने का काम करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस संतुलन स्थापित करने के लिए रूस ने भी 1949 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। उसके साथ साथ फिर विश्व के अन्य देशों ने अपनी जो अस्तित्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने के लिए सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान, इन सभी देशों ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। मगर परंतु अक्टूबर 1957 में रूसी स्पुतनिक के सफल परीक्षण के बाद दूरगामी अंतर महाद्वीपीय पैसे पात्र का युग आरंभ हुआ। अब दोनों महाशक्तियों घर बैठे एक दूसरे पर और साथ दुनिया के किसी भी भू क्षेत्र में बम बरसा सकती थी। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियां अमेरिका व सोवियत संघ के पास
सीमित स्तर पर ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी ऐसी परमाणु चलित पनडुब्बियां थी, जिसमें प्राय मध्य दूरी के क्षेत्र के काफ़ी दूर तक परमाणु परिक्षेप पात्रों का आक्रमण किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इतनी खतरनाक इतनी खतरनाक हथियारों का निर्माण कर दिया गया था, जिसके आधार पर क्या कर सकता है, किसी भी देश में अपने यहाँ बैठकर क्या कर सकता है, उन देशों को खत्म कर सकता था। इसके साथ साथ आप देखें तो ये तो होगा, इस सामान्य तौर पर क्या किया, परमाणु बम का निर्माण करने का काम करना प्रारंभ कर दिए। मगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माना जाता है कि जो सबसे बड़ा खतरा बनकर जो उभरा है, सबसे बड़ा जो खतरा बनकर उभरा है अमेरिका का न्यूट्रॉन बम। हथियारों की जो होड़ है, वो ताज़ा उदाहरण माना जाता है अमेरिका के न्यूट्रॉन बम को माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम वास्तव में एक ऐसा हाइड्रोजन बम है जिसकी तीव्र विस्फोट नहीं होता और इसलिए संपत्ति का नाश कम से कम होता है। मगर इसके विपरीत इससे मुक्त होने वाली जो न्यूट्रॉन की गोली है, उससे मनुष्य और अन्य जीव जंतु के लिए तुरंत या विलंबकारी मृत्यु निश्चित है। इसकी सहारता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन बम जैसी भयंकर बम से भी मरने वालों और घायलों का अनुपात 1 और 3 होता है, मगर न्यूट्रॉन बम न्यूट्रॉन बम इसके उल्टे, यदि एक जख्मी लोग होगा तो 3 मरेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हाइड्रोजन बम होता है, तो हाइड्रोजन बम क्या करेगा, अपनी तीव्रता से क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को मारने का काम करेगा। जबकि न्यूट्रॉन बम क्या करता है, वो अपनी जो उसकी जो हवा है, या कहा जा सकता है उसकी जो वायरस है, माना जाता है कि उसमें एक वायरस होता है न्यूट्रॉन बम में, जिसके कारण से क्या होता है, उसका वेग होता है, जिसमें एक व्यक्ति मरेगा और एक व्यक्ति अगर घायल होगा तो 3 व्यक्तियों को मारने का काम करेगा। या कहने का मतलब ये है कि इसके कारण से जो परंपरागत पद्धति थी युद्ध लड़ने की जो परंपरागत पद्धति थी, उस परंपरागत पद्धति को समाप्त कर दिया गया। फिर लोग, इन देशों ने, जो शक्तिशाली देश हैं, इन देशों ने फिर नए नए आंतरिक यांत्रिक या नए नए हथियारों को उन्होंने ईजाद करना प्रारंभ कर दिया। मगर माना जाता है कि जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ हथियार का निर्माण हुआ है, बहुत सारे, वो कई बार क्या है, आणविक एवं वैज्ञानिकों के सनक के कारण क्या है नहीं, बल्कि उसके पागलपन के कारण नहीं, बल्कि कई बार तो क्या है, इन बड़े बड़े हथियारों का जो निर्माण है, वो उस देश की जो भूल के कारण क्या है, उनने हथियारों का निर्माण किया। और कई बार जो युद्ध की स्थिति पनपी है, युद्ध की स्थिति क्या है, इन सब की क्या है, भूल के कारण भी बनते गई है। मगर माना जा सकता है कि जो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बम बनाए गए, अस्त्र शस्त्र बनाए गए, मगर जो परमाणु परीक्षणों को जो प्रभाव है, आज हम क्या कर रहे हैं, विश्व के सभी देश क्या कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं ताकि शक्तिशाली बनाया जा सके। मगर उसका जो प्रभाव है वो क्या होता है, तो द्वितीय युद्ध के बाद क्या है, अब तक लगभग 2060 ज्ञात परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें से 1747 केवल अमेरिका तथा सोवियत संघ ने ही किए हैं। और वैज्ञानिकों का मत है कि अब तक जितने भी नाभिकीय परीक्षण हो चुके हैं, उनकी जितनी रेडियोधर्मिता फैल चुकी है, वह अंत में जाकर मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मानव जाति जिस तरह से संकटों से गुजरी है, किंतु इसमें से एक संकट भी ऐसा नहीं रहा है जिसका संबंध समूची मानव जाति के अस्तित्व से हो। परमाणु परीक्षण के रूप में आज पहली बार ऐसा सर्वव्यापी संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे समूची मानव जाति को महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक सर्वव्यापी संकट पैदा करने में तो हम समर्थ हो गए, किंतु इसका बचाव किस तरीके से करना चाहिए, इसका अभी तक रास्ता नहीं खोज पाए। मगर जो परमाणु बम है, इस सिर्फ क्या है, लोगों को नुकसान पहुंचाने का, उसे संकट, उनके जीवन में संकट पैदा करने का काम नहीं करती, बल्कि जो परमाणु है, परमाणु शक्ति क्या है, मानव जीवन के लिए लाभप्रद भी माना जाता है। जिस परमाणु शक्ति एक लाभप्रद ही माना जाता है, क्योंकि परमाणु शक्ति का जो दूसरा पक्ष है वो सृजनकारी रूप है, और मानव कल्याण में परमाणु शक्ति का सृजनात्मक तथा विकास हेतु उपयोग हो सकता है। आज अनेक राष्ट्र जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, जर्मनी है आदि परमाणु शक्ति का विकास करके अपने महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यों में इसका उपयोग कर रहे हैं। अणु चालित बिजली घर में अति सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ती दर में बिजली दिया जाता है, जैसे कि भारत में भी दक्षिण भारत में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कोयला, पेट्रोल, गैस आदि प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा को प्रयोग ने भविष्य में ईंधन की चिंता को बहुत कम कर दिया है। उसके साथ साथ पर जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा से तथाकथित परमाणु भट्टियाँ नाभिकीय रिएक्टर में मुक्त की जाती है, और इन भट्टियों में परमाणु नाभिकीय विखंडन किया जाता है, इससे ऊर्जा का मुक्त होती है, और उससे उसमें जो ऊष्मक रूप में विभिन्न कर्मों की प्रयोग की जाती है। रेडियोधर्मी तत्व वहाँ से निकाला जाता है, जो कैंसर या विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है उसमें उपयोग लिया जाता है, ताकि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जा सके। या कहा जा सकता है कि परमाणु शक्ति का जो उपयोग है सिर्फ बम
या लोगों को नुकसान पहुंचाने में नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य सुविधा और क्या है, स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसके लिए काम किया जाता है। फिर भी माना जाता है कि जो परमाणु है, कहीं पर क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि जो विश्व के सभी देशों ने परमाणु, भले ही उन्होंने क्या किया है, परमाणु के माध्यम से क्या है, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, मगर एक कई बार ये होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, अगर हमने बारूद में बैठे हैं तो कभी न कभी क्या है, वो चिंगारी उत्पन्न होगी, और चिंगारी उत्पन्न होने के कारण क्या है, बारूद समूचे विश्व को जलाकर रख देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमाणु परमाणु शक्ति का अगर उपयोग कर रहे हैं, सकारात्मक रूप में अगर उपयोग कर रहे हैं, तो मगर कभी न कभी क्या करेगा, उसकी जो शक्ति का जो प्रभाव है, कभी न कभी हमें क्या करने का कोशिश करेगा, प्रभावित करने का कोशिश करेगा, जिससे हम अपनी जो शक्ति है या अपनी जो मानसिक दृढ़ता है, उससे हटकर क्या करेंगे, अपनी क्षमता को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम कभी कभी शक्ति से बाहर आकर क्या कर सकते हैं, अपनी सोच से बाहर आकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देशों ने क्या किया है, कुछ परमाणु अप्रसार संधि करने का काम किया, जिसके आधार पर उन्होंने माना है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर जिस तरीके से परमाणु का प्रचार प्रसार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, अगर इसी तरीके से अगर करते रहें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ज़्यादा दिन तक बचा कर रख पाना, या विश्व को ज़्यादा दिन तक बचा रख पाना, ये असंभव है। इसीलिए उन्होंने क्या है, कुछ संधि या समझौते करने का काम किया, जिसके आधार पर क्या किया जा सके, जो परमाणु का जो प्रसार प्रसार है, उसे रोका जा सकता है या सीमित किया जा सके, या सिर्फ क्या है, उसे किसी भी देश की विकास के लिए और स्वास्थ्य सुविधा के लिए ही उपयोग किया जा सके, इसके लिए काम किया गया। तो इसमें क्या माना जाता है कि एनपीटी, सीटीबीटी, स्टार्ट सभी शब्दों का अर्थ है परमाणु अप्रसार से जुड़ा हुआ है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व की 5 परमाणु शक्तियां आज पूरे विश्व को परमाणु अप्रसार की सीख देती है। वास्तविकता तो यह है कि इन्हीं 5 शक्तियों से ही परमाणु युग का शुरुआत हुआ। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में अल्मार्दो रेगिस्तान में अमेरिका द्वारा किए गए विश्व के पहले परमाणु परीक्षण के साथ विश्व में परमाणु युग का आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके बाद 19 अगस्त 1949 में सोवियत संघ ने, 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस ने, 1964 में चीन में, और 18 मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कर विश्व के जो परमाणु शक्ति वाले जो देश है, संपन्न देश है, उसमें शामिल होना प्रारंभ कर दे। इस प्रकार से अगर देखें तो 1945 से लेकर 2010 तक लगभग 2060 परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। इसमें से 1032 अमेरिका, रूस ने 775, ब्रिटेन ने 45, फ्रांस ने 210, चीन ने 45, भारत और पाकिस्तान ने 6 किए हैं, और कोरिया ने परीक्षण किए हैं। मगर ये क्या है, ये वह आंकड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के सभी देश इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी जो परमाणु परीक्षण की जो डाटा है या उसकी जो जानकारी आंकड़े हैं, उसे उपलब्ध नहीं कराए हैं, और गुप्त रूप से उन्होंने परीक्षण करने का काम किया है। परमाणु हथियारों का जितना विकास होता गया, खतरा उससे कई गुना बढ़ता गया। इसलिए महाशक्तियों द्वारा इस पर अप्रसार का विचार होने लगा, और निशस्त्रीकरण की जो आवश्यकता है, मानव सभ्यता को बचाने का एक प्रयास माना जाता है, क्योंकि निशस्त्रीकरण के प्रयास में महत्वपूर्ण परमाणु अप्रसार है। और विश्व के सभी देश, विशेषकर 5 देश, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा चीन, इस सब ने मिलकर लंबी वार्ताओं के उपरांत परमाणु अप्रसार हेतु समझौते किए हैं, और उन्हीं समझौतों के नामों पर एनपीटी, सीटीबीटी, स्टार्ट आदि प्रसिद्ध संगठनों का निर्माण किया, ताकि उसके आधार पर क्या समझौते किए, जिसके आधार पर क्या किया सके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो परमाणु बम नामक जो घातक हथियार है, उसे दूर रखा जा सके। जिसमें सबसे पहले परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी में 1967 में प्रकाशित हुई विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया था कि संसार में 5 महाशक्तियों के अतिरिक्त भी अन्य राष्ट्र है जो रचनात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त आणविक शस्त्रीकरण के विकास में संलग्न है, और विश्व आणविक शस्त्रों के भंडार में विकास ने सुरक्षा की समस्या के उपायों को प्रति आकर्षित किया, और यह स्पष्ट रहा है कि सुरक्षा की समस्या का निदान आणविक शस्त्र रखने वाले देशों की संख्या बढ़ने से नहीं हो सकता, न ही आणविक शस्त्र रखने वाले वर्तमान राष्ट्रों की शक्ति से इसे पाया जा सकता है। सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा अलग अलग संधियों में जो प्रारूप प्रस्तुत किए गए, उसमें अणु शस्त्रों के अधिक विकास और संरक्षण न करने पर जोर दिया गया, और 12 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारी बहुमत से अणु प्रसार निषेध संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई, और 1 जुलाई 1968 को इस संधि पर ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ
व अन्य 50 देशों ने अधिक राष्ट्रों ने क्या किया, इस पे हस्ताक्षर कर दिए। और 5 मार्च 1970 से यह संधि अनुसमर्थन के पश्चात लागू हो गई और संधि में कुल मिलाकर 11 धाराएं बनाए गए थे, जिसके आधार पर वो प्रशासनिक व्यवस्था से परमाणु और प्रसार संधि को चलाया जा सके। इसमें सबसे पहला धारा में ये कहा गया था कि नाभिकीय अस्त्र संपन्न यह वादा करते हैं कि वह उन देशों को जो नाभिकीय अस्त्र संपन्न नहीं है, नाभिकीय अस्त्र अथवा उसे बनाने की तकनीक हस्तांतरित नहीं करेगा, जिनके पास नहीं है अभी तक। दूसरा इसमें यह कहा गया था कि जिन देशों के पास नाभिकीय अस्त्र नहीं है वह वादा करते हैं वह नाभिकीय अस्त्र अथवा उसे बनाने का तकनीक प्रदान नहीं करेंगे। तीसरा धारा इसमें यह कहा गया था कि वह देश जिनके पास नाभिकीय अस्त्र नहीं है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के सुरक्षा उपायों को मानने के लिए सहमत हो गए हैं। उसके बाद आते हैं चौथा, इसमें कहा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की सामग्रियों को हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंध से मुक्त रखा गया। उसके बाद इसमें पांचवा कहा गया कि शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोटों की अनुमति दी गई, जिसमें लाभों को सभी बिना किसी भेदभाव के प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद संधि पर हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने यह विश्वास दिलाया कि परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में अपने कार्य करते रहेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय संगठनों को दायित्व सौंपा गया जो अपना क्षेत्रों को नाभिकीय अस्त्र रहित क्षेत्र घोषित करेंगे। उसके साथ साथ सभी देशों को यह संधि में संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार भी दिया गया। यदि ऐसा संशोधन प्रस्ताव को संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य 1/3 बहुमत से स्वीकार कर लेते हैं तो प्रस्ताव पर विचार करने हेतु सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें नाभिकीय शस्त्र संपन्न देश सहित बहुमत से संशोधन स्वीकार करने पर वह मान्य हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि संधि पर 5 वर्ष में पुनरावलोकन की व्यवस्था भी की गई। उसके साथ साथ अणु शक्ति अभिकरण के सुरक्षा उपायों को स्वीकार करने वाला प्रत्येक राष्ट्र इस संधि का सदस्य रह सकता है। उसके साथ साथ यह निश्चित किया गया कि संधि के लागू होने के 25 वर्ष बाद सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाने या निश्चित अवधि तक बढ़ाने का विचार होगा। यदि ऐसा नहीं तो कोई भी सदस्य 3 माह के पूर्व सूचना देकर सुरक्षा परिषद में संधि से अलग हो सकता है। उसके बाद लास्ट टाइम आता है 11 मई 1995 को परमाणु अप्रसार संधि को इसके पक्षधर राज्यों ने इसके अनिश्चितकालीन विस्तार को करने का निर्णय लिया। तो संधि के प्रारूप सर्वाधिक आपत्ति फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी और भारत को भी थी कि भारत ने इस प्रकार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और भारत का मानना था कि आणविक आयुधों का प्रसार को रोकने और पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि यह संधि छोटे छोटे राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित रखने और समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं है। संधि में एक और आणविक अस्त्रहीन राज्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं परमाणु बम का निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो दूसरी तरफ परमाणु संपन्न राष्ट्रों को आणविक हमलों से जो गारंटी दी गई है वह अपर्याप्त है। कहने का मतलब ये कि संधि में बड़े राष्ट्रों के ऊपर आणविक प्रसार को रोकने के लिए अर्थात उसके अधिक उत्पादन करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और आलोचकों का ये भी मानना है कि अमेरिका और रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों क्या नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा राष्ट्र या कोई अन्य राष्ट्र उनके बाद इस प्रकार की परमाणु बम बनाए। इसी कारण से इस प्रकार को संधि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहता है। उसके बाद आता है परमाणु अप्रसार को रोकने के लिए दूसरा जो संधि आता है स्टार्ट मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रस्टी। तो परमाणु परिसीमन के लिए 1960 के दशक में जो प्रयास हो रहे थे उन्हें उसी को आगे बढ़ाकर स्टार्ट संधि का निर्माण कराया गया। अमेरिका और रूस के मध्य चल रहे प्रयासों का यह परिणाम रहा कि स्टार्ट संधि 1991 में और स्टार्ट संधि 2 1993 में, जिसमें दोनों परमाणु अस्त्रों का भंडार में कमी करने के बारे में सफल प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट फर्स्ट में संधि में 1991 में सामरिक हथियारों की कटौती के संबंध में दोनों देशों के मध्य क्या है शिखर सम्मेलन 21 जुलाई 1991 में संपन्न हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने सामरिक हथियारों की कटौती के ऐतिहासिक संधि स्टार्ट 1 पर हस्ताक्षर किए और इस संधि के अनुसार से दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु अस्त्र शस्त्रों को स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गए। और स्टार्ट एक संधि पहला वह औपचारिक समझौता है जिसके माध्यम से सर्वाधिक खतरनाक एवं विनाशकारी
शस्त्रों को स्वेच्छा से इतनी कटौती की गई है, ये कहा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा जो संधि की गई थी स्टार्ट की, जो 1993 में अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन के बीच मास्को में स्टार्ट सेकंड संधि का हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि वास्तव में स्टार्ट एक संधि की दिशा को आगे बढ़ाने में एक विस्तार करने के लिए बनाया गया था, जिस पर दोनों महाशक्तियों ने 1991 में जो सहमति दिखाई थी। स्टार्ट संधि के अंतर्गत दोनों महाशक्तियों आने वाले 10 वर्षों में अपनी परमाणु अस्त्रों को 2/3 कटौती कर लेंगे, और इस तरीके से अमेरिका अपने परमाणु अस्त्रों को 1970 की स्थिति में तथा रूस अपने परमाणु अस्त्रों को 1980 की स्थिति में ले आएंगे। इसके अनुसार से अमेरिका के पास 3500 और रूस के पास 3000 परमाणु अस्त्र रह जाएंगे, जबकि अभी दोनों के पास मिलाकर 20,000 परमाणु अस्त्र है। स्टार्ट सेकंड संधि के सभी पक्षों ने स्वागत किया और वास्तव में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत राष्ट्रपति एल्त्सिन ने अपने आप को इतिहास के पन्ने में दर्ज करा दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर क्या करने का मंच देने का काम उन्होंने किया है। तो परमाणु हथियार में कमी करने की दिशा में निश्चित यह संधि नया आयाम कर सकेगी। संधि की सफलता के प्रति संदेह भी व्यक्त किया है, क्योंकि माना गया है क्योंकि दोनों देश शक्तिशाली देश है, क्या पता दोनों देश अपने हथियार को कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो संधि भी उसमें संशय भी लगाया गया है। तीसरा आता है इसमें व्यापक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। कहने का मतलब है कि परमाणु अस्त्रों एवं निशस्त्रीकरण के संबंध में अनेक प्रयास हो रहे थे, किंतु किसी भी संधि या समझौते द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक नहीं लगा रही थी, और मानव की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी ये परीक्षणों पर रोक आवश्यक है। और 1977 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व सहयोग संघ ने व्यापक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वार्ताएं प्रारंभ की, और 1900 दशक में सभी अणु संपन्न राष्ट्रों ने अनेक परीक्षण किए हैं, जिसमें वार्ता ने अवरोध उत्पन्न हो गया। किंतु 1986 में इस संधि पर पुनः वार्ता हुआ, और उसका मुख्य कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच सेक्वाई शिखर सम्मेलन हो रहा था। पूर्व निश्चय अनुसार 7 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक 1991 तक आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, किंतु इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हुआ, और प्रारंभ में भारत ने संधि का यह सह प्रस्तावक था, किंतु 1995 में इसके सहस्थापक बने रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका मसौदा सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ा नहीं था। और 24 सितंबर 1996 में अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए, और 11 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इसे भारी बहुमत से पास कर दिया गया। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या CTBT के प्रारूप को पारित कर दिया गया। संधि के पक्ष में 158 मत पड़े, जबकि 3 राज्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। 5 राज्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और संधि का संक्षिप्त ये संधि नहीं लिया, और माना जाता है कि जो संधि है मतदान में 5 राज्यों ने भाग नहीं लिए, मगर जो परमाणु अप्रसार संधि है उसका जो निर्माण कराया गया था उसको कुछ यहाँ पर प्रारूप बताया गया है, जिसमें कुछ संक्षिप्त विवरण दिए गए, जिसमें संधि का प्रारूप किस तरीके से बना था, संधि लागू होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बाधा उत्पन्न कर रही थी, ये सभी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे।